नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनटीपीसी के एग्जाम को क्लियर किया था। क्या था उस समय मेरा पढ़ने का स्ट्रेटेजी, कैसे मैंने अपनी रणनीति बनाई थी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम लोगों को जैसे पता है कि एनटीपीसी में दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 100 मार्क्स का होता है और सीबीटी 2 120 मार्क्स का होता है। सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीबीटी 1 में जो है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, तो क्वालिफाई करना है। हमारा मेरिट जो बनेगा वो किससे बनेगा, सीबीटी 2 से। एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो एनटीपीसी की सिलेबस के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं। एनटीपीसी 2024, एनटीपीसी 2024 सिलेबस की बात किया जाए तो हम लोग बात कर लेते हैं सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में एक तरफ, और एक तरफ हम लोग बात कर लेंगे सीबीटी 2 के सिलेबस के बारे में। याद रखना है बच्चों, आपको जो टाइम मिलेगा सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2, दोनों कंडीशन में आपको जो समय मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 मिनट का। यहां आपको समय 1 मिनट, क्वेश्चन कितना यहां पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ 100। टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट। कितना रहेगा, 90 मिनट। सीबीटी 2 में क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा आपका 120। टाइम कितना रहेगा, तो यहाँ भी टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट। तो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन की संख्या होगा वो कितना होगा, 100, और सीबीटी 2 में कितना होगा, 120, 120। क्वेश्चन का अंतर है, सीबीटी 2 में जो आपको 20 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन समय दोनों में बराबर ही होगा, 90 मिनट का समय होगा। तो सीबीटी 1 में तो आपको समय का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीबीटी 2 में थोड़ा सा समय का अभाव होता है, क्योंकि वहां 20 क्वेश्चन ज्यादा रहता है और मैथ और रीजनिंग का ही ज्यादा रहता है। तो मैथ और रीजनिंग में तो थोड़ा समय हम लोगों को लगता ही है बनाने में। इसलिए सीबीटी 2 में थोड़ा सा जो हम लोगों को स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है एग्जाम में, जिससे कि हम अपना क्वेश्चन को समय पर कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से मैथ हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मैथ को एम लिख दिए। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि आप एनटीपीसी का तैयारी करते हैं। तो मैथ कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां से भी आ जाएगा आपका 30 क्वेश्चन। और जनरल स्टडी जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट, ये सारी के सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे। तो यहाँ से टोटल आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो 100 इंटू 1 टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। और सीबीटी 2 के बारे में बात किया जाए तो यहाँ आपको मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ मैथ में आपको पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। और जीएस में, जनरल साइंस में कितना, जनरल स्टडीज में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 120 क्वेश्चन। ये भी प्रत्येक कितने मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। तो ये था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस। अब हम लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैथ जो भूमिका निभा रहा है वो कौन, मैथ और रीजनिंग। क्योंकि यहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 और 30 60, जो लाना बहुत ही आसान होता है एग्जाम में। मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आप एग्जाम में बना कर आते हैं
तो आप 100% कॉन्फिडेंस रहते हैं कि आपका सही ही होगा। जीएस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हालांकि जीएस में भी आप 100% ऑथेंटिक आपको आंसर याद है तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने 20 क्वेश्चन बनाया, 20 के 20 सारे सही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जहाँ 50-50 का चांस रहता है, हमें तो पता है कि 4 ऑप्शन दिया उसमें से 2 तो आंसर नहीं होगा, 2 ऑप्शन जो बचता है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना रहता है। वहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन को छोड़ना ठीक ठाक नहीं है। तो वैसे 2-4 क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए बेटर ही रहता है। 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, 2 गलत भी हो गया तो भी हम 2 करेक्ट कर रहे हैं तो हमारे नंबर की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको टिक करते हैं, आंसर करते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। मैथ में और रीजनिंग, मैथ में स्पेशली बात किया जाए तो मैथ में आप 20 का 20 क्वेश्चन बना के आए तो 99% संभावना रहता है कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि मैथ में यदि आपको आता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो नहीं बनाएंगे। रीजनिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है लॉजिकल जिसमें आप जानने के बाद भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जीएस में थोड़ा ज्यादा ही संभावना होता है मिस्टेक करने का। इसलिए थोड़ा सा हम लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैथ और रीजनिंग कितना नंबर का हो जाता है, 60 नंबर का। यहाँ मैथ और रीजनिंग कितना हो जाता है, 35 और 35 70। तो यहाँ आपका हो जाएगा 70 क्वेश्चन में 70 मार्क, और यहाँ 60 क्वेश्चन में 60 मार्क। और जीएस कितना हो जाता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि जीएस वो है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट में जब बेहतर करेंगे तभी आपका रिजल्ट होने का संभावना होगा। यदि कोई भी टीचर या यूट्यूब पर आकर ये बोलता है कि आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग का तैयारी कर लो, जीएस थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 कर लेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो आपको झांसा दे रहा है, कि वो लालच दे रहा है कि भाई आइए हमसे जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारी क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए, बस आपका सिलेक्शन बना जाएगा। तो इन सारी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना। यदि सच में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा फोकस रखना होगा, सबको बराबर मेंटेनेंस करना होगा। यदि हम लोग अपने यहाँ के बच्चों की बात किया जाए, भारत का जो भी बच्चा कंपटीशन का तैयारी करता है उसमें से 60% बच्चे को तो शुरू में ऐसा ही लगता है कि मैथ और रीजनिंग पढ़ लेंगे तो मेरा नौकरी क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। किसी को मैथ रीजनिंग समझ में नहीं आता, उसको जीएस अच्छा लगता है पढ़ने में, तो वो लगता है कि जीएस में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर दीजिए आप मैनेज करके सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस हिसाब से करोड़ों का करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है, ऐसे में यदि 10 लाख बच्चा भी आपका ढंग का पढ़ने वाला हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आपका सिलेक्शन ना के बराबर ही सिलेक्शन होने का संभावना रहेगा। इसलिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से एक लिमिट बनाकर लेके चलना और तैयारी करना है। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को फोकस करना देना। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से उम्मीद रहता है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो यहाँ से हम कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन लेकर चले जाएंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जहां आप थोड़ा सा बिछड़ जाते हैं, जहां आपका तैयारी थोड़ा कम रहता है, जो आपको कम समझ में आता है, उसे भी कम से कम आपको एवरेज या उससे थोड़ा ऊपर लेके जाना है। एवरेज से नीचे किसी भी सब्जेक्ट में आप रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में आप कितनों ही नंबर क्यों ना ले आए, आपका सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ही कम रहता है। इसलिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में ये मेंटेन करके चलना है। मैं कैसे अपना तैयारी का अंजाम दिया था उस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। मैंने क्या किया था, मैथ, रीजनिंग, जीएस मैंने प्लानिंग बनाया था तैयारी का ऐसे। मैं सबसे पहले मैथ की बात किया करूं, रीजनिंग का और फिर जीएस का। तो मैंने ये तय किया था कि मैथ जो है वो हमको पर डे 3 आवर पढ़ना है, रीजनिंग 2 आवर 2 घंटे समय देना है, और यहाँ जीएस कर लेते हैं। जीएस यहाँ मैंने प्लानिंग बनाया था कि यहाँ जो हमें समय देना है वो 4 आवर, कितना समय देना है, 4 आवर का समय देना है। और इसमें भी मैंने
अब इसे भी कैटेगराइज किया था। कैसे कैटेगराइज किया था कि ये जो 3 आवर है इसको मैंने इस तरह से बांटा था, 2 आवर प्लस 1 आवर। ये 2 आवर को कैसे बांटा था, 1 आवर प्लस 1 आवर। इस 4 आवर को कैसे मैंने बांटा था, यहाँ भी 3 आवर प्लस 1 आवर। ये जो बच्चा कर लेगा उसका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि बहुत बच्चा है जो वाकई में बहुत तेज रहता है, लेकिन उसी के गांव में उससे एवरेज बच्चा सिलेक्शन को ले जाता है और बाद में उसको ऐसा लगता है कि इसका तो सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि वो किसी किसी और बोर्ड से भरा था, या इसका एग्जाम जिस दिन हुआ था उस दिन क्वेश्चन हल्का आ गया था, या इस तरह का वो तुक्का का तुक्का कुछ ना कुछ आपको ये देते रहेगा कि भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि तुम जो है वो इस बोर्ड से भर दिया था, उस बोर्ड से भर दिया था, फलना बोर्ड से भर दिया था, तुस्का बोर्ड से भर दिया था। या तो वो ऐसे कह के मैं जिस दिन एग्जाम दिया था उस दिन क्वेश्चन इतना भारी आ गया, तुम्हारा एग्जाम जिस दिन हुआ था उस दिन तो क्वेश्चन बहुत हल्का था, नॉर्मलाइजेशन से तुम्हारा नंबर बढ़ गया, इससे बढ़ गया। लोग और दुनिया सिर्फ उसी को पूछता है जिसका फाइनल सिलेक्शन होता है। आप कोई भी बहाना टाल लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये 1 आवर वाला स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी है। इसे यदि आपने फोकस कर लिया तो 99.99% यदि आप एवरेज तैयारी करने वाले भी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। आपसे बेहतर तैयारी करने वाला भी चूक जाएगा। क्यों चुकेगा आइए बात करते हैं। आप यदि कम से कम, मैं ये जो बता रहा हूं ये मिनिमम 9 आवर आपको कम से कम पर डे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि समय अब बहुत कम रहा है। अब 3 महीना से ज्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो 90 डेज का आपका जो प्लानिंग है वो आप ये याद रखिए कि हमको पर डे कम से कम 9 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा मैथ को देना है, 2 घंटा रीजनिंग, आर मतलब रीजनिंग हुआ, रीजनिंग को देना है, और 4 घंटा जीएस को देना है। 4 घंटा जीएस को इसलिए दें क्योंकि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट को हम लोगों को क्या क्या करना है, कवर करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो 3 और 2 5 और 4 कितना 9। आप ये करिए कि कम से कम 9 घंटा तो हम लोगों को क्या करना है, 9 घंटा का 9 घंटा हम लोग को क्या करना, पढ़ना ही पढ़ना है। और ये क्या हमने बांटा है, 2 घंटा प्लस 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 1 घंटा, 3 घंटा प्लस 1 घंटा। ये क्या है, इस पर थोड़ा सा ये आपके सिलेक्शन दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तैयारी के समय। जो इस बात को ध्यान नहीं रखता उस अच्छे से अच्छे बच्चे का मैं गारंटी करता हूं कि सिलेक्शन नहीं होता है। क्या है ये 2 घंटा प्लस 1 घंटा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि यदि आप मैथ 3 घंटा का समय देते हैं तो 2 घंटा आपको क्या पढ़ना है, कोई न्यू चैप्टर को पढ़ना है। कोई भी एक चैप्टर आप सेलेक्ट, अपना टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी एक नया चैप्टर को आपको क्या करना है, उठाना है, उसको पढ़ना है 2 घंटा। और 1 घंटा क्या करना है, तो 1 घंटा जिसे आपने पढ़ लिया है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ये सबसे जरूरी है। ये 2 घंटा क्या करना है आपको, न्यू सीखना है, और 1 घंटा पर डे क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे जरूरी है। बहुत सारा बच्चा ये करता है, हालांकि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो एनटीपीसी में तो हुआ, उससे पहले 2023 से पहले मैं 5 साल तक ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में कॉम्पिटेटिव क्लास ले चुका हूं। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी मैथ अपने क्लास में पढ़ा रहा था। मैथ और जीएस में पॉलिटी और हिस्ट्री को मैं देखता था। हम लोग 2-3 टीचर मिलकर ऑफलाइन क्लास को ऑलरेडी ले चुके हैं 5 साल तक कंपटीशन का, इसलिए हमें काफी अनुभव है। बहुत सारे, सिर्फ 2023 के एग्जाम में सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन नहीं बल्कि मेरे कई सारे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। मेरा कई सारा बच्चा अनदर एग्जाम में भी हुआ है, बहुत सारे जीडी में बहुत सारे का सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप डी में बहुत सारे का सिलेक्शन हुआ है, झारखंड स्टेट लेवल में भी बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चों हम सारे के सारे जो भी ऑफलाइन में बच्चा था इस चीज को जरूर फॉलो करने बोला था। यदि किसी को सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% इस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे यहाँ का 40 to 50% बच्चा यही करता है कि एग्जाम का जब आखिरी समय रहता है, 1 महीना 2 महीना, वो सिर्फ क्या करता है, हमेशा न्यू को ही पढ़ने में फोकस करता है। और जब वो एग्जाम में बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो पढ़ा है वही उससे नहीं बन पा रहा है, और इसी के चलते वो एग्जाम में क्या करता है,
फेल कर जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए आपको याद रखना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको रिवीजन करने के लिए समय आपको डेफिनेटली देना ही देना है। बिना रिवीजन का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 घंटा न्यू को पढ़ना है, 1 घंटा रिवीजन में। रीजनिंग मान लेते हैं हम लोग 2 घंटा का समय देते हैं, तो 1 घंटा क्या करना है हम लोगों को, न्यू कोई चैप्टर को पढ़ना है, और 1 घंटा हमको क्या करना है, रिवीजन में दे देना है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज सबसे जरूरी है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका टाइम मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप समय को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन यदि आप किसी भी टॉपिक्स को एग्जाम के टाइम में पिछले 1-2 महीना में आप रिवाइज नहीं किए रहेंगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप जो क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कर सकते थे, उसे आप करने में 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2-2 मिनट का समय लेंगे, या हो सकता है आप कर भी नहीं पाएंगे। मैंने अपने आप अनुभव किया अपने एग्जाम में। मैं जब पहला एग्जाम दिया था जिसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मुझसे यही गलती हुई थी कि लास्ट का जो 2 से 3 महीना था उसमें मैंने रिवीजन नहीं किया था। बस न्यू पढ़ो, लोग बोले जितना ज्यादा कवर कर पाए, इस चीज पर मैंने ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप क्या निकला, जब हम गए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था, या बन भी रहा था जो क्वेश्चन हमको 10 से 20 सेकंड में हम बना सकते, उसे बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लग रहा था। जिसके कारण हम क्या हुआ, हमसे गलती ये हुआ कि मैंने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। 75-76 क्वेश्चन जाते जाते ही मेरा समय क्या हो गया, खत्म हो गया। ये समय खत्म होने का कारण क्या था कि आखिरी समय में मैंने रिवीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया। इसलिए रिवीजन को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। कम पढ़ें मगर मजबूती के साथ पढ़ें। जो भी पढ़ें उसमें आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि यहां से कुछ भी आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा जिस दिन कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। आपने एग्जाम में फोड़ कर नहीं आया तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में आपका सबसे बड़ा जरूरी है रिवीजन। दबा के रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए मगर मजबूती से पढ़िए, और अपने आप जो टॉपिक्स पढ़ चुके उसमें इतना कॉन्फिडेंस रहे कि यहां से कुछ भी आ जाए तो किसी भी हालत में नहीं करना है, मिस्टेक तो नहीं करना है। तो क्या करना, आपको 3 घंटे मैथ का अपना प्लानिंग बनाते हैं, 2 घंटा न्यू, 1 घंटा क्या करना आपको रिवीजन। रीजनिंग में ऐसे 1 घंटा न्यू पढ़ना है कोई चैप्टर, 1 घंटा रिवीजन करना। और जीएस में 4 घंटा, उसमें से 3 घंटा आपको क्या करना है, कोई न्यू चैप्टर को पढ़ना है, और 1 घंटा आपको क्या करना, रिवीजन में ध्यान देना। और रिवीजन सबसे जरूरी है। यहां यदि आपने समय कम की तो डेफिनेटली है कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए रिवीजन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। यहां आपने ध्यान दी, एक तो आपको ये एग्जाम में, ये तो आपका था कि तैयारी में कैसे ये करना है। बाकी आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। 9 घंटा, ये मेरा सजेशन, कम से कम आप 9 घंटा कम से कम आप 3 महीना पढ़िए। बाकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 10 घंटा, 11-12 घंटा भी कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 8 से 9 घंटा तो देना ही है 3 महीना तक। यदि आप 9 घंटा पर डे दे पाते हैं और इस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका लगभग संभावना रहेगा 99.99% कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने अपना जो स्ट्रेटेजी बनाया था उसमें मेरा सेम इसी तरह का था। हालांकि मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे क्लास भी लेना पड़ता था। मेरा दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में क्लास भी रहता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे घर में रिवीजन नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमें तो क्लास में उस चीज को पढ़ाना रहता था, तो उसको हम लोग उसी को रिवीजन मान लेते थे। तो CBT 1 हो या CBT 2, इस हिसाब से अभी हम लोग CBT 1 को ही लेकर चलें। CBT 1 का तैयारी के लिए आपको कम से कम 9 घंटा तक आपको पर डे पढ़ना है। यदि एनटीपीसी में CBT 1 और CBT 2 की बात किया जाए तो दोनों में क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम रहता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड CBT 2 में होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा। बस यहाँ मैथ 30 है, वहां 35 कर देगा, यहाँ 30 रीजनिंग, वहां 35, यहाँ 40 जीएस है तो वहां 50 हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की संख्या होगी, बढ़ेगी, और सिर्फ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और थोड़ा सा टाइम का वहां कमी होगा। क्योंकि यहाँ 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वहां 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा वहां समय का, लेकिन समय का आप ठीक ठाक से तैयारी किए और लास्ट में रिवीजन पर दबाकर फोकस किए हैं तो गारंटी देता हूं कि आपको समय का भी अभाव नहीं होगा। रेलवे आपको एनफ टाइम प्रोवाइड कराता है। एग्जाम का कमी हमें कहाँ होता है, बैंक के एग्जाम में काफी कमी होता है और एसएससी के एग्जाम में, लेकिन रेलवे के एग्जाम की बात किया जाए तो रेलवे के एग्जाम में आपको समय की कमी नहीं होता है। और अभी बात किया जाए भारत में, यदि
किसी भी क्षेत्र में आपको सबसे आसान, अगर यदि आसानी से जहां आप नौकरी पा सकते हो वो रेलवे का एग्जाम है। बाकी आप किसी का भी तैयारी करेंगे, जितना कम तैयारी और जितना कम नॉलेज में आप रेलवे का ये ले सकते हैं आप जॉब, उतना बाकी के एग्जाम में आप एसएससी हो या आप बैंक के बारे में बात किया जाए उसमें आपको काफी तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर होता है। रेलवे में आप आखिरी उपाय है, सारे के सारे बच्चों का आखिरी उपाय जो रहता है वो रेलवे रहता है। इसलिए रेलवे में आप यदि लगे हैं तो पूरा तन मन धन से लग जाइए और इस चीज को फॉलो कीजिए, रिवीजन को मोस्ट प्रायोरिटी देना है। आगे बात किया जाए दोस्तों एग्जाम में क्या हमारा रहेगा। एग्जाम में एक चीज हम लोग थोड़ा सा एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम में हमारा जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमारा वहाँ क्या प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि काफी सारा बच्चा, चलिए भाई आपने पढ़ लिया, तैयारी कर लिया, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, सारे के सारे अच्छे से रिवाइज भी करके गए हैं आप सारे के सारे चीज। अब बहुत सारा बच्चा है, हम कई सारे बच्चे को देखें जो बहुत अच्छा तैयारी कर लेता है, बहुत अच्छा उसके पास नॉलेज भी रहता है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम नहीं निकाल पाता है। और कुछ बच्चा ऐसा जो कम तैयारी करता है लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में चालाकी दिखाकर वो अपना पोस्ट ले जाता है, और जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा तेज है और ज्यादा तैयारी करके जाता है, वो जिंदगी भर यह मलाल में रह जाता है कि वो हमसे कमजोर होकर कैसे निकाल लिया, उसका ये क्या कारण है। तो वो आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम दें, रेलवे में एनटीपीसी में बात किया जाए तो एक कमी ये है कि आपको जो ये क्वेश्चन देगा ना, सारा का सारा मिला कर देगा। एक नंबर क्वेश्चन जीएस का है तो दूसरा नंबर फिर मैथ का, तीसरा रीजनिंग, फिर जीएस, मैथ, रीजनिंग, ऐसे ऐसे नहीं कि आपको अलग अलग से प्रोवाइड करके लगातार 30 मैथ दे दें, लगातार 30 रीजनिंग, 40। ऐसे रहने के बाद क्या होता है कि आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसमें आप पहले बना लेते हैं, फिर समय बचता है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या रहता है, सब मिला जुला रहता है। आपको एक चीज एग्जाम में और ध्यान रखना है कि कई सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है वो लग रहा है कि उसको मतलब बना देंगे, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट दे रहा है उसी क्वेश्चन में। और जैसे ही आपने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में ऐसा किया, चाहे आप कितना ही तेज हो, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आप उस दिन सिलेक्शन से बाहर हो गए, कोई नहीं दिला सकता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर नहीं बनता है तो आपको उसको स्किप करना है। कई सारे बच्चों को हमने देखा, मैंने भी शुरू में एक दो एग्जाम दिया था, उसमें मैंने भी इस गलती को किया है, इसलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मैथ में ही हो या रीजनिंग में ही हो, हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो आसान है, मैथ में थोड़ा सा यार ये भूल गए, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा याद आ जाता तो कर जाते। इस तरह करके हम लोग 5, 6, 7, 8 मिनट ऐसे बीत जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। और इससे फर्क ये पड़ता है कि आप 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन जो रहता है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब 70, 72, 75 या 120 के क्वेश्चन में 90, 95 तक पहुंचते पहुंचते आपका समय क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जब आपका आंसर शीट आता है, जो आप चेक करते हैं, उसमें पता लगता है 95 की बात, तो यार इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतना हल्का था, हम यहाँ से 15 क्वेश्चन कर जाते हैं, वो कर जाते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। जिंदगी भर आपको यह अफसोस रह जाएगा। तो ये अफसोस ना हो, उससे बेहतर आपको ये प्लानिंग बनाना चाहिए, एग्जाम में आपको बनाना चाहिए, ना बनाना होगा कि हम 1 से लेकर पूरे के पूरे 100 नंबर तक, और सीबीटी 2 में 1 से लेकर पूरे के पूरे 120 नंबर तक हर एक क्वेश्चन को हर हालत में अटेम्प्ट करना है। तो इसका प्लानिंग आपको बहुत जरूरी करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन टफ है, वो आपके लिए टफ नहीं है, सारे के सारे बच्चे के लिए टफ है, उसको आपको स्किप करना है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है पहले आपको सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे लग रहा है कि मैथ या रीजनिंग में बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, उसको भी आप स्किप कीजिए, उसको उस समय मत देखिए, आप उसको रिमार्क करके छोड़ दीजिए। बाद में उसको आपको क्या कर रहा है, कवर कर लेना, देख लेना है। तो उस चीज को भी आपको वहां ये नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे उन क्वेश्चन में उलझे तो उस दिन आपका सिलेक्शन गया, उस दिन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, लगभग आप उस दिन सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको एक चीज इसको भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बेवजह का क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना, आपको स्किप करना है, उसके पीछे पढ़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बाद में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बन जाता है तो उस क्वेश्चन को आपको समय बचे तो फिर से ये देखिए। नहीं तो कई सारा बच्चा तेज, थोड़ा सा जिसका तैयारी अच्छा रहता है, उसको ऐसे लगने लगता है कि चलो भाई हमने क्वेश्चन पेपर खोला। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप शुरू में क्वेश्चन पेपर वहां खोलें एग्जाम में कंप्यूटर पर,
1 से लेकर 10 नंबर तक आता है, आपको 2 ही क्वेश्चन आता है, आपको तो उसी समय परेशान होते हो, पसीना पसीना लगता है, पूछ सकते आज तो हम बाहर होंगे। अरे भाई आप क्या बाहर हो जाओगे, सबके लिए वो क्वेश्चन भारी है। वो तो आपको तब पता चलता है जब आप आंसर की देखते हैं तब, और वहां उसी बात से परेशान होकर समय बिता देते हो। तो उस चीज पर आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन भाई यार देख लेंगे बाद में, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर प्लानिंग करेंगे। क्या हो सकता है आपको शुरू का 10 से 15-20 क्वेश्चन भारी, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मजेदार है, उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारा तेज बच्चा इस चीज को करता है कि शुरू का जो 10-20 क्वेश्चन भारी है उसी के पीछे पागल है, उसको लगा यार 20 क्वेश्चन में हम 4 ही क्वेश्चन कर पाए, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा यार, लोग तो एकदम गर्दा उड़ा दिया होगा, पूरा 20 बना दिया होगा, और पता चलता कि यार हमसे जो गधा गधा बरत बरत बच्चा था उसका सिलेक्शन हो गया। काहे कि वो पूरा 100 का 100 क्वेश्चन बना लिया, और हम की किए वही 20 क्वेश्चन को, अरे यार ये 20 में हमारा 4 ही बनल है, इसको हम बना ही देंगे, उसी के चक्कर में वो रह गया, और पता चला बबुआ की 60 नंबर में 65 नंबर पहुंचते और समय खत्म हो गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे 1 नंबर से लगातार 10 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत ना, आगे देखेंगे। 100 नंबर तक पहुंचेंगे, इसका टारगेट आपको रखना है। 100 नंबर तक पहुंचने के बाद यदि समय बचता है उसके बाद आपको फिर से लेके चलना है, इसको आपको जरूर ही जरूर ध्यान रखना है। तो आज इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक एक वीडियो में बात करेंगे कि मैथ का कैसे हम लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय में पढ़ने में देना है, ध्यान देना है। और रीजनिंग का कैसे तैयारी करना है, और जीएस का तैयारी कैसे करना है। हालांकि मैं कुछ इस चैनल पर आपको जीएस के चैप्टर में से एक आपका पॉलिटी और हिस्ट्री जो उसको कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। आप इंटरेस्टेड हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि मैंने आप एक बार हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करा दी, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो फिर आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिएगा। जीएस में हम आपको गारंटी देते हैं कि पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे, और मैं कोशिश करूंगा स्टैटिक जीके भी कोशिश कंप्लीट कराने का। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि मैथ का क्या हम लोगों का स्टडी होना चाहिए, रीजनिंग का और जीएस का। तो इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दवा की तैयारी कीजिए, दवा की मेहनत करिए, और दवा के रिविजन करिए। और एक चीज हम कहना अभी भूल गए, मॉक टेस्ट पर आपको बहुत फोकस करना है। आप अभी आपके पास 90 दिन का समय बचा है, तो आप ऐसा रखें कि आप सप्ताह में कम से कम 3 से 4, कितना 3 से 4 मॉक टेस्ट दीजिए। 3 से 4 मॉक टेस्ट देना आपको, कितना 3 से 4। यहां से आपको पता चलेगा कि आप जो, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना जरूरी है कि आप जो चैप्टर को पढ़ चुके हैं क्या उस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें समय क्या लग रहा है, क्या समय कहीं ज्यादा लग रहा है, उसको और रिवीजन करने का जरूरत है। और यदि समय रिवीजन का जरूरत है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा न्यू पढ़ने के जगह पर थोड़ा सा रिवीजन में ज्यादा समय लगे। तो मॉक टेस्ट को आप 3 से 4 कंटिन्यू कीजिए। अभी आपका 90 डेज में आप 60 डेज जो शुरू का है वो 3 या 4 मॉक टेस्ट आपका एनफ है। 3 या 4 आप सप्ताह में रखिए। बाकी जब आपका आखिरी का जो 30 दिन बचेगा उसमें जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा उस समय आपको पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाना है। ये अब बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपका क्या होता है, स्पीड भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ है, कैसा चल रहा है, इस चीज का भी आप अनुभव करते हैं। तो मॉक टेस्ट पर भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे, एक सिलेबस बाय सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीएस को सेपरेट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।